नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल भुयन। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। मानसून सत्र से सदन के भीतर की रणनीति बनाने के लिए रविवार रात बीजेपी संसदीय दल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और मनोहर पर्रिकर ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि ललित मोदी, व्यापम और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए रणनीति बनाई गई। बैठक में रविवार सुबह अमित शाह के घर हुई बैठक के बारे में संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू और दोनों संसदीय कार्य मंत्री को बताया गया। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में बीजेपी आक्रामक तरीके से विपक्ष का सामना करेगी। बीजेपी संसदीय दल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अकेले में करीब 40 मिनट तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने व्यापम और ललित मुद्दे कांड पर विपक्ष के रुख पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री विपक्ष के तल्ख तेवर का जवाब आक्रामक तरीके से देने के पक्ष में हैं। उन्होंने विवादित मुद्दों पर विपक्षी आरोपों का तथ्य के साथ आक्रामक तरीके से जवाब देने का आदेश दिया है। पीएम के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने घर पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चौहान ने अमित शाह को बताया कि व्यापम घोटाले की जांच से सरकार ने कोई ढील नहीं बरती है। सूत्रों का दावा है कि शिवराज ने अमित शाह को बताया कि घोटाले की जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह को कुछ दस्तावेज सबूत भी दिखाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह भोपाल के लिए रवाना होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। व्यापक घोटाले पर विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। सत्यदेव कटारे ने कहा है कि इतने लोगों की रहस्यमय मौत के बाद सीएम को पद पर बने रहने का हक नहीं है। मानसून सत्र के लिए पार्टी के नेताओं के साथ अमित शाह के घर भी एक बैठक हुई। बैठक में व्यापम और ललित मोदी के मुद्दे का सामना आक्रामक तरीके से करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा, अनिल बालूनी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लोकसभा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले आज सुबह 10 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। और इसके बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के आला नेताओं की पीएम आवास पर बैठक होगी। इसके बाद 7 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक की जाएगी। दिल्ली में आज नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह 11 बजे आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सभी ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन के लोग हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में नेशनल जॉब पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को देश के अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए सीटू, इंटेक, भारतीय मजदूर संघ समेत कई अन्य यूनियन के नेता पहुंचे थे। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार में अक्टूबर के आखिर में या नवंबर की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार चुनाव 4 या 5 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव का कार्यक्रम तय करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अगले महीने बिहार का दौरा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं सम्मेलन में कहा कि नीतीश का विकास मॉडल और लालू का जाति समीकरण ध्वस्त हो गया है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद सरकार चौथी बार भूमि अध्यादेश को जारी कर सकती है, क्योंकि आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है। संसदीय समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 3 अगस्त तक का वक्त मांगा है। अगर सत्र के दौरान रिपोर्ट नहीं आ पाई तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए चौथी बार अध्यादेश जारी करना जरूरी हो जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने जम्मू कश्मीर के 3 नेताओं को अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने IVN-7 से बातचीत में कहा कि गुरचरण सिंह चडक, अब्दुल गनी वकील और एक और अन्य नेता को निलंबित किया गया है। पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इमारत हादसे के बाद कई दलों के नेता मौके पर पहुंचे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट ने ही अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक लगा दी थी। माकन ने अवैध मकानों को तोड़ने पर लगाई रोक हटाने की मांग की। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि गलती कहां हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से उनके घर जाकर मुलाकात की। एनसीपी के विधायक रमेश कदम के खिलाफ दहिसर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। विधायक पर अनाभाऊ साठे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पैसे के लेन देन में घोटाले का आरोप है। आज से हरियाणा के पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हरियाणा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डीलर्स का आरोप है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी वैट बढ़ा दिए गए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आज आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई में फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। बीती रात पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर सेक्टर के अलावा मंगदार, केरन और कस्बा के भारतीय सेना के पोस्ट पर जोरदार गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से भारत के सीमावर्ती रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग की जा रही है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IVN-7, जहां पाकिस्तान ने ईद के दिन गोलीबारी की। सामने ही पाकिस्तान का मंदार इलाका है, जो शाहपुर का ही एक गांव है। शाहपुर गांव आधा भारत आधा पाकिस्तान की तरफ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार इस गांव को निशाना बनाया जाता है। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैगिंग को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्रों का स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई इस बार संघ का चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के 3 अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरी शिकायत एक रिटायर्ड कांस्टेबल ने डाबरी थाने में, जबकि तीसरी शिकायत लाजपत नगर थाने में दर्ज करवाई गई है। तमाम विरोध के बावजूद स्वाति मालीवाल आज दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का पद संभालेंगी। वो मीनाक्षी हत्याकांड को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगी। राजधानी दिल्ली में अलग अलग दलों के नेताओं का मृतक मीनाक्षी के परिजनों से मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि परिवार की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुई मीनाक्षी मर्डर केस के बाद से कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन मृतक मीनाक्षी की मां ने राजनीतिक दलों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मीनाक्षी के मां ने IVN-7 से कहा है कि ये लोग नेता सिर्फ औपचारिकता निभाने यहां पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब अपनी राजनीतिक चमकाने में उनके लिए वहां से मिलने उनसे पहुंच रहे हैं। मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछारें भी की। और इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर का दावा है कि आरोपियों की मां का मीनाक्षी की हत्या में कोई हाथ नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपी की मां पर फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया है। मीनाक्षी हत्याकांड के बाद दिल्ली सरकार के पुलिस पर उठाए सवाल रहे हैं और सवालों के बीच कमिश्नर आज शाम केजरीवाल से मुलाकात करने भी पहुंचेंगे। वसी ने यह भी कहा कि अगर कोई गलत धारणा होगी तो वो भी दूर की जाएगी। साथ ही दिल्ली महिला आयोग की मनोनीत चेयरपर्सन स्वाति ने भी कहा है कि वो इस मामले पर उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगी।
दिल्ली में सीरियल रेपिस्ट को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी रविंदर ज्यादातर मामलों में पहले बच्चे की हत्या कर देता था और फिर उनसे रेप किया करता था। पुलिस आरोपी रविंदर की ब्रेन मैपिंग भी करा सकती है। इसके अलावा वो रविंदर की मनोवैज्ञानिक जांच भी करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने रविवार को आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की। पहले क्लिनिक का उद्घाटन पीड़ागढ़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 95% लोगों का इलाज अब इसी तरह की डिस्पेंसरी में होगा। केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूरी दिल्ली में इस तरह के 1000 क्लिनिक खोले जाएंगे, जिससे बड़े अस्पतालों का बोझ कम होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टॉस नदी से पुल न होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर है। आपदा में यहां दर्जनों पुल बह गए, लेकिन अब तक नए पुल नहीं बनाए जा सके। पुल नहीं होने से यहां के लोगों को नदी पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा है, जिससे चलते NH 34 बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा तो रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब जाए। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन फंस गए और यातायात ठप हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 1 दर्जन ट्रक की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कोटा के पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मना रहे एक युवक पानी में तेज बहाव से बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल वहां पहुंचे, लेकिन युवक का पता नहीं चला सके। काफी मशक्कत के बाद जब राहत दल युवक को खोजने में नाकाम रहे तो फिर गोताखोरों की टीम को लगाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर अब उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। वाराणसी और इसके आसपास के निचले इलाकों में पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, कई मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। गंगा किनारे बसे लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गंगा नहर में नहाते हुए 3 युवक बह गए। काफी तलाश के बाद भी तीनों युवक का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवकों ने नदी में नहाने के पहले शराब पी रखी थी। जब ये डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की थी। ये तीनों गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के लालगंज इलाके में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये पेड़ के नीचे खड़े थे, जहां पर बिजली अचानक से गिर गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विधायक को बंधक बना लिया। गांव वाले कई दिनों से बिजली की किल्लत से परेशान थे। मुगलसराय से बीएसपी विधायक बब्बन चौहान जन शिकायत सुनने गए थे और वहां पहुंचते ही गांव वालों ने उन्हें बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने उन्हें छुड़ाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नगर क्षेत्र से जुड़े होने के बाद भी यहां 15 दिनों से बिजली नहीं है। सभासद के यहां विधायक पहुंचे तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। बिहार के बक्सर में जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव के मद्देनजर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों को धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के सरे बाजार जबरदस्त पिटाई करी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस पर आरोप है कि उसने महिला का मेडिकल करवाकर उसको घर भेज दिया, लेकिन आरोप के खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। फैजाबाद में चोरों ने एक बैंक कर्मचारी के घर ताला तोड़कर करीब 14 लाख के जेवर व 2.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स को 12 साल के बच्चे के सीने में सरिया निकालने में कामयाबी मिली। यह बच्चा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला है। निर्माणाधीन पुल से गुजरते वक्त बच्चा साइकिल से गिर पड़ा और सरिया उसके सीने के आर पार हो गया। हरियाणा के जींद जिले में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद दलितों ने
धरोधर गांव में पलायन कर लिया। करीब 40 गांव के लोगों ने घर छोड़ दिया है। दरअसल बीपीएल प्लॉट आवंटन को लेकर दो गुटों की झड़प में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद बवाल मच गया। गुड़गांव में एक पाखंडी बाबा को नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी है कि उसने बच्ची की अश्लील तस्वीरें खींच ली और धमकी देकर 1.5 साल तक यौन शोषण करता रहा। बाबा ने रविवार को जब एक बार फिर बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो बच्ची ने परिजनों को बता दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक आरोपी के अस्पताल से फरार होने के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साहिल नाम के एक शख्स को पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस वाले आरोपी को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए थे। आरोपी पर निगरानी रखने के लिए पुलिस भी तैनात किए गए थे। जैसे ही एक पुलिसकर्मी वार्ड से बाहर गया तो दूसरे पुलिसकर्मी को धक्का देकर आरोपी फरार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद से ईद के दिन एक वीडियो सामने आया है। नमाज पढ़ने की जगह पर अचानक आई एक गाय की वजह से वहां भगदड़ मच गई। नमाज के वक्त मची भगदड़ के दौरान गाय की टक्कर से कुछ लोग घायल भी हो गए। इसमें से एक को कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजस्थानी मूल के लोगों को अपनी जमीन से जोड़ने के लिए ईटीवी ने विशेष पहल की है। ईटीवी की तरफ से बेंगलुरु के प्रिंस पैलेस के प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक में रहने वाले राजस्थान के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क के प्रमुख जगदीश चंद्र, राजस्थान के उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी से कई लोगों ने अपनी बातें रखी। जिम्बाब्वे ने 2 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 10 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने भारत के जिम्बाब्वे से अविजित लौटने के सपने को भी तोड़ दिया। टॉस जीतकर सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी जिम्बाब्वे ने 7 विकेट पर 145 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से अपने विकेट गंवाए, जिससे टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन तक ही पहुंच पाई। भारत के लिए रॉबिन उथप्पा ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मुंबई में आपात बैठक बुलाई, जिसमें बीसीसीआई ने एक बार फिर से एक और कमेटी का गठन कर 6 हफ्तों के लिए मुद्दे को टाल दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल के रोड मैप तैयार करने के लिए एक गवर्निंग वर्किंग ग्रुप का गठन भी किया है। आज इस ग्रुप के सदस्यों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ईद के मौके पर दोहरी खुशी मिली है। चोट से उभर रहे भारतीय तेज गेंदबाज शमी ईद से ठीक पहले पिता बन गए। उनके घर शुक्रवार को एक बेटी ने जन्म लिया। यूकी भामरी और सोमदेव देवबर्मन ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने हिस्से के उलट एकल मुकाबले जीतकर भारत को डेविड कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। भारत ने डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप 1 सेकेंड राउंड मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। हाल ही में शादी करने वाले टीवी की दुनिया के सितारे हिमांशु मल्होत्रा और अमृता को नच बलिए के 7वें संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। कॉमेडी नाइट्स में अब तक नए चेहरे की एंट्री हुई है। दिल्ली में चल रहे शो के शूट के दौरान इसमें अरशद वारसी की धमाकेदार एंट्री कराई गई है। बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा को चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो इन दिनों आराम कर रहे हैं और तब तक अरशद वारसी ही शो को होस्ट किया करेंगे। बजरंगी भाईजान ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस से 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने भारत में हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। सिंगल और मल्टीप्लेक्स में भी खासी भीड़ है। विदेश से भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। इमरान खान और कंगना रनौत कुछ महीने पुणे के पैलेस कॉलेज के हॉस्टल में रुके थे। ये सब हुआ कुट्टी बुट्टी की शूटिंग के दौरान। इस कॉलेज कैंपस में शूटिंग हो रही थी और इसीलिए इन दोनों ने कॉलेज स्टूडेंट के साथ रहने का फैसला लिया।